आज हम वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत का आधा भाग माना गया है। इसका जो संबंध है वो साधनों की मांग से होता है। इसके संबंध में पेस व कुरियर ने बेंथम के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कहा है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत स्वयं में कोई वितरण का सिद्धांत नहीं है, यह तो उत्पादन के साधनों की मांग का सिद्धांत है। अतः यह वितरण के सिद्धांत का आधा भाग है। दूसरा भाग उत्पादन के साधनों की पूर्ति का सिद्धांत माना गया है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का जो विवेचन है वो अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है, जिसमें जेवंस, वेकस्टीन, मार्शल, हिक्स आदि विद्वानों ने किया है। इस सिद्धांत को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसी के अनुरूप इसकी आलोचनाएं भी की गई है। तो सबसे हम पहले लेते हैं जेबी क्लार्क के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पर क्या विचार रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेबी क्लार्क जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादन में हेनरी जॉर्ज के विचारों से प्रभावित हुआ था। क्लार्क का ऐसा मानना था कि समस्त श्रमिकों की मजदूरी पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में श्रम की पृथक रूप से मानी जाने वाली उत्पत्ति के बराबर होती है। उसने एक पूर्णतया स्थैतिक तथा गतिहीन समाज की कल्पना की जिसमें विकास या परिवर्तन से उत्पन्न हलचलें नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसने जनसंख्या, पूंजी व उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान लिया था। साथ ही उसने साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कल्पना भी की थी। क्लार्क का ऐसा मानना था कि एक उद्यमकर्ता श्रमिकों को उस बिंदु तक लगाता जाता है जहां मजदूरी की दर श्रम की सीमांत उत्पत्ति के बराबर हो जाती है। इस बिंदु पर उसको अधिकतम मुनाफा प्राप्त होता है, इससे आगे जाने पर उसे घाटा होता है। क्लार्क ने अर्थव्यवस्था में श्रम की कुल पूर्ति को स्थिर माना था, जिससे उसके सिद्धांत में श्रम का पूर्ति वक्र बेलोच हो गया था। इस प्रकार श्रम की दी हुई मात्रा पर देश में मजदूरी की दर श्रम की सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होती है। इस सिद्धांत के विवेचन में क्लार्क ने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता को भी स्वीकार किया था, जैसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे। दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं वो है मार्शल और हिक्स। उनके अनुसार सीमांत उत्पादकता सिद्धांत केवल श्रम की मांग को निर्धारित करता है। मार्शल का ऐसा कहना था कि यह सिद्धांत मजदूरी का सिद्धांत नहीं है। मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति दोनों से निर्धारित होती है और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत केवल मांग पक्ष पर विचार करता है। इसके अलावा मार्शल ने क्लार्क की स्थिर स्थिति की मान्यता को स्वीकार नहीं किया था। उसने अपने सिद्धांत में जनसंख्या की वृद्धि, पूंजी संचय के परिवर्तन आदि का समावेश भी किया था, जबकि क्लार्क ने इनको स्थिर माना था। मार्शल ने श्रम की शुद्ध उत्पादकता का विचार दिया था, नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसके अनुसार श्रम व पूंजी की मात्रा को एक साथ बढ़ाने पर प्राप्त सीमांत उत्पत्ति में से अतिरिक्त पूंजी की लागत घटाई जाती है। तो अल्पकाल में श्रम की मात्रा में आवश्यक फेरबदल करने के लिए उद्यमकर्ता के लिए सीमांत शुद्ध उत्पत्ति का विचार ज्यादा सार्थक माना गया है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पीगू, रॉबर्टसन व हिक्स ने मार्शल के श्रम की शुद्ध उत्पादकता के सिद्धांत को नहीं माना था, क्योंकि उनके मत में पूंजी के रूप को परिवर्तित करके श्रम की मात्रा को बढ़ाकर इसकी सीमांत उत्पत्ति ज्ञात की जा सकती है। इन्होंने पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में सीमांत उत्पादकता को मजदूरी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना था। इस प्रकार मार्शल और हिक्स का जो दृष्टिकोण है वो स्वीकार करने पर साधन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसकी मांग व पूर्ति दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जेबी क्लार्क, मार्शल हिक्स आदि ने दिए। इसके अलावा जेवेंस, विक्सटीड आदि भी इसके समर्थक रहे हैं। अब हम मुख्य रूप से लेते हैं वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। जैसा कि हम कीमत सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि एक अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली फर्म उस समय संतुलन में मानी जाती है जबकि वस्तु की सीमांत लागत उसकी सीमांत आय के बराबर हो, यानी MC बराबर MR। यह शर्त बाजार की सभी दशाओं में, चाहे वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, चाहे एकाधिकार हो, चाहे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो, सभी में लागू होती है। इसी प्रकार से एक फर्म उत्पादन के एक परिवर्तनशील साधन की विभिन्न इकाइयों को उस बिंदु तक लगाती जाती है जहां पर साधन की कीमत उसकी सीमांत आय उत्पत्ति यानी MRP के बराबर हो जाती है। तो फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू MRP। जब एक फर्म साधनों की खरीद पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में करती है तो उसके लिए साधन की कीमत दी हुई होती है। वह साधन की कम या अधिक मात्रा खरीद कर
इसकी कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। हम मान लें कि एक फर्म एक अतिरिक्त श्रमिक को काम पर लगाती है तो उसे श्रमिक को प्रचलित मजदूरी ही देनी होगी। अतः जब एक फर्म साधनों की खरीद पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में करती है तो संतुलन की दशा में साधन की कीमत बराबर साधन की सीमांत आय उत्पत्ति अथवा फैक्टर प्राइस, जैसा कि आपके स्क्रीन पे एफपी लिखा है, बराबर एमआरपी होती है। यहाँ पर एफपी साधन की कीमत है तथा एमआरपी साधन की सीमांत आय उत्पत्ति है। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये किन मान्यताओं पर आधारित है। रिचर्ड लिप्से और क्रिस्टल एवं स्टोनियर एवं हैग ने इस सिद्धांत के लिए कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया था। उसमें सबसे पहली मान्यता है कि फर्म का जो उद्देश्य होता है वो लाभ अधिकतम करना होता है। कोई भी फर्म लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से ही उत्पादन करती है। दूसरा, फिर साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि साधन के बहुत से क्रेता व बहुत से विक्रेता होते हैं। तीसरी ली कि वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। चौथा, कि यदि श्रम साधन को लिया जाए तो हम ये मान लेते हैं कि श्रम की सभी इकाइयां एक सी कार्य कुशल है, यानी श्रम समरूप माना जाता है। फिर है कि प्रति सप्ताह काम के घंटे दिए हुए होते हैं, जिसके कारण ओवर टाइम भुगतान की समस्या नहीं होती है। और लास्ट है कि एक अकेला परिवर्तनशील साधन को साधन की कीमत पर ही विचार किया जाता है। एक या अधिक स्थिर साधनों के साथ एक अकेला परिवर्तनशील साधन ही लगाया जाता है और उसी के परिणाम देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक फर्म साधनों को उस सीमा तक लगाती है जहां पर एफपी फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी होती है। ऐसा करने से ही फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस बिंदु से पहले रुक जाने से फर्म उन लाभों से वंचित हो जाती है जो उसे अन्यथा मिल सकते थे। इस बिंदु से आगे जाने से फर्म साधन को जो कीमत देती है वह उसकी सीमांत आय उत्पत्ति से अधिक होती है, जिससे फर्म का कुल लाभ कम हो जाता है। तो इस बिंदु से आगे जाने का भी प्रश्न नहीं उठता है। हम मान लें कि मजदूरी की दर 10 रुपये है तथा एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से फर्म की कुल आय में 15 रुपये की वृद्धि होती है, तो फर्म इस श्रमिक को काम पर अवश्य लगाएगी तथा इससे अगले श्रमिक को भी काम पर लगाएगी। यदि उसको लगाने से फर्म की कुल आय 10 रुपये या उससे अधिक होती है, जैसे 13 रुपये हो जाए, 14 रुपये हो जाए, तो उसे लगाएगी। लेकिन मजदूरी बराबर सीमांत आय उत्पत्ति बराबर 10 रुपये हो जाए पर फर्म अधिक श्रमिक लगाना बंद कर देती है। इसी प्रकार फर्म यदि ये देखती है कि मजदूरी तो 10 रुपये है तथा सीमांत आय उत्पत्ति यानी कुल उत्पादन में वृद्धि जो है वो 9 रुपये हो रही है, तो वह अंतिम श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसने मजदूरी 10 रुपये ली और फर्म की आय में केवल 9 रुपये की ही बढ़ोतरी की। इसलिए सीमांत आय उत्पत्ति की अवधारणा की गहराई में जाए बिना ये आसानी से समझ में आ जाता है कि अपने लाभ अधिकतम करने के लिए एक फर्म एक साधन को उतनी ही मात्रा में लगाएगी जहां साधन को दी जाने वाली कीमत उसको लगाने से कुल आय में होने वाली वृद्धि के बराबर हो जाती है। उससे आगे जाने अथवा उसके पीछे ठहर जाने से फर्म संतुलन की स्थिति अर्थात अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती है। अब हम लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सीमांत आय उत्पत्ति की अवधारणा किस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जब दशा होती है तो ऐसी स्थिति में एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी इंटू प्राइस बराबर वीएमपी होती है। यहाँ एमआरपी का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमपीपी का मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, प्राइस का मतलब है कीमत और वीएमपी का मतलब है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अर्थात साधन की सीमांत आय उत्पत्ति बराबर होती है साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति इनटू साधन की कीमत के। सीमांत आय उत्पत्ति मुद्रा में व्यक्त की जाती है। इसे वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत उत्पत्ति का मूल्य वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वीएमपी कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राएं लगाए जाने पर एक बिंदु के बाद सीमांत भौतिक उत्पत्ति घटने लगती है। यह ह्रासमान प्रतिफल नियम के कारण होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में साधन की कीमत एक फर्म के लिए दी हुई होती है। तो अब अगर हम ये सारणी लें तो इस सारणी से हमें पता चल जाएगा कि वीएमपी किस प्रकार से निकाली जाती है। यहाँ पर एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी माना जाएगा।
तो इस सारणी में 100 रुपये मजदूरी पर यह फर्म 5 मजदूर रख सकती है और 8 मजदूर भी रख सकती है। देखिए, अगर वो 100 रुपये मजदूरी दे तो ऐसी स्थिति में कितने मजदूर रख सकती है? देखिए, 5 मजदूरों पर भी 100 रुपये मजदूरी है और 8 मजदूरों पर भी 100 रुपये मजदूरी है। तो इस प्रकार से वो 5 भी रख सकती है और 8 भी रख सकती है। लेकिन अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से 100 रुपये मजदूरी पर 8 मजदूर रखना उचित होगा। इससे फर्म छठे एवं 7वें श्रमिक को लगा करके भी अपने लाभ बढ़ा सकती है, जिससे 120 और 108 के बराबर जो है उत्पत्ति या वीएमपी प्राप्त हो रही है। तो 5 मजदूर लगाने की दशा में वो उन लाभों से वंचित रह जाती है जो छठे व 7वें मजदूर को काम पर लगाने से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 80 रुपये मजदूरी पर फर्म को 9 श्रमिक लगाने होंगे और 52 रुपये मजदूरी पर 10 श्रमिक लगाने होंगे। देखिए, इसके नीचे रह गया, ये देखिए, अगर वो 80 रुपये मजदूरी है तो उसे 9 श्रमिक लगाने होंगे, 52 रुपये मजदूरी है तो उसे 10 श्रमिक लगाने होंगे। इस तरह से एक फर्म के लिए हम एक साधन का मांग वक्र प्राप्त कर सकते हैं। उस मांग वक्र को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से बताऊंगा। ये जो है, ये है एमआरपी वक्र। पहले इस एमआरपी वक्र को हम समझ लेते हैं कि ये प्रारंभ में जैसा कि सीमांत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से एक साधन को स्थिर रख करके और किसी एक साधन जैसे यहाँ श्रमिक को परिवर्तित किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पत्ति बढ़ती है और फिर घटती है। उसी प्रकार से एमआरपी भी प्रारंभ में बढ़ती है, अधिकतम होती है और फिर घटना शुरू हो जाती है। अब उस सारणी के अगर हम लें और एक फर्म के लिए एक साधन का मांग वक्र देखें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इस प्रकार का मांग वक्र आता है। एक फर्म के लिए एक साधन का मांग वक्र जो होता है वो पूर्व का जो चित्र, ये देखिए, मैंने जो आपको एमआरपी का ये जो चित्र दिखाया था, इसमें नीचे की ओर झुकता हुआ हिस्सा, इसका ये जो नीचे की ओर झुकता हुआ हिस्सा है, यहां से लेकर के और यहां तक, ये फर्म के लिए साधन का मांग वक्र होता है। यहाँ विभिन्न मजदूरी की दरों पर श्रम की लगाई जाने वाली इकाइयों को सूचित करता है। ऐसा स्पष्ट है कि मजदूरी के कम होने पर एक फर्म अधिक श्रमिक लगाएगी और अधिक मजदूरी पर कम श्रमिक लगाएगी। जैसा कि अब इस नेक्स्ट रेखा चित्र में हम देखेंगे, इसमें 100 रुपये मजदूरी पर 8 मजदूर लगाए जाएंगे। ये देखिए, 100 रुपये जहां पर हो रहे हैं वहीं पर 8 भी आगे आएगा। ये 100 रुपये मजदूरी की दर पर ए बिंदु है और यहाँ 8 श्रमिक लगाए जा रहे हैं, जिन्हें डी मांग वक्र पर ए बिंदु के द्वारा हमने सूचित किया है। इसी प्रकार से 80 रुपये मजदूरी होने पर 9 मजदूर लगाए जाएंगे। ये 80 रुपये मजदूरी है और ये 9 श्रमिक है, जिन्हें यहाँ पर हमने बी बिंदु के द्वारा बताया है। तो जो डी वक्र है वो एक फर्म के लिए श्रम का मांग वक्र है। अब एक साधन के लिए उद्योग की दृष्टिकोण से क्या मांग वक्र होगा, है ना? जब मजदूरी की दर घट जाए, है ना, तो एक फर्म के लिए श्रम का मांग वक्र, मजदूरी की दर के घटने का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसको लेते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए एक वस्तु के मांग वक्रों को जोड़कर उस वस्तु का हम बाजार मांग वक्र निकालते हैं, उसी प्रकार से फर्म के लिए एक साधन के मांग वक्रों को जोड़ करके उस साधन का उद्योग के लिए भी मांग वक्र बनाया जा सकता है। जो इससे पूर्व का जो चित्र बताया था उसके भांति होगा और नीचे की तरफ झुकता हुआ होगा। लेकिन इस जोड़ की प्रक्रिया में एक कठिनाई हमारे सामने आती है कि यदि एक साधन की कीमत घट जाए तो सभी फर्में उसका अधिक मात्रा में उपयोग करके माल का उत्पादन बढ़ा देती है, जिससे उस वस्तु की कीमत भी घट जाती है और अंत में स्वयं एमआरपी भी प्रभावित हो जाती है। फिर भी एक साधन का उद्योग मांग वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ ही होगा। इस प्रकार का रेखा चित्र होगा। इस चित्र में मजदूरी के घटने की स्थिति में एक फर्म के लिए श्रम के एमआरपी वक्र पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। इसमें एक साधन का जो मांग वक्र है वो इस मान्यता पर बनाया गया था कि मजदूरी की दर के घटने से फर्म के लिए वस्तु की कीमत अपरिवर्तित बनी रहती है। अब हम इस मान्यता को छोड़ देते हैं ताकि एक उद्योग के लिए साधन का मांग वक्र बना सकें। तो मजदूरी की दर के घटने से सभी फर्में अधिक मात्रा में श्रम का उपयोग करके अधिक उत्पादन करती है, जिससे वस्तु की कीमत घट जाती है। तो सभी फर्मों के लिए वस्तु की कीमत
कम हो जाती है, जिससे फर्म का एमआरपी वक्र है वो भी नीचे की तरफ खिसक जाता है। जैसा कि इस रेखा चित्र में बताया गया है कि मजदूरी की दर के W से घट करके और W1 हो जाने पर फर्म का एमआरपी वक्र एमआरपी से घट करके एमआरपी 1 हो जाता है। तो W मजदूरी पर श्रम की जो मांग है वो है WA के बराबर, ये WA के बराबर है। जो मजदूरी की दर घटने पर यानी W1 हो जाने पर W1B हो जाती है। अब C नहीं होती है, B होती है। W1C नहीं होकर के W1B होगी। तो A व B को जो मिलाने वाली रेखा है वो ABDL, ये देखिए ABDL फर्म के लिए श्रम का नया मांग वक्र होगी, और विभिन्न फर्मों के ऐसे ही मांग वक्रों को जोड़ करके उद्योग के लिए श्रम का मांग वक्र निकाला जा सकता है, जो नीचे की तरफ झुकता हुआ होगा। तो इस प्रकार से एक साधन का उद्योग मांग वक्र इसके पूर्ति वक्र के साथ मिलकर के उस साधन की कीमत निर्धारित करता है। इसका उल्लेख जो है अलग किया जाएगा। यहाँ हम केवल वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यानी उसके आधे भाग की केवल मांग की बात कर रहे हैं। तो एक फर्म के लिए साधन के मांग वक्र में हम साधन के उद्योग मांग वक्र पर आ जाते हैं। अब हम वस्तु बाजार में जो है अगर एकाधिकार की स्थिति हो तब क्या होगा, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। इस अध्याय में या इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। तो हमने आज देखा कि वितरण का श्रम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है, कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने उसका विवेचन किया है, इसकी मान्यताएं क्या है, और श्रम बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता होने पर किस प्रकार से श्रम का मांग वक्र नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है। एमआरपी वक्र वही वीएमपी होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तब हम इसे वीएमपी कहते हैं, जब हम एकाधिकार की बात करेंगे तब इसे हम एमआरपी कहेंगे।